Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So in today's video, we will be covering the basics of economic, a very basic portion of economic, from where the economics started, why do we have to study economics, what is economics. So we will be basically introducing the economics today in this lecture, in this video. So let's get started. So starting from the basics of economic. जब आप किसी चीज़ का बेसिक समझने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आप क्या समझने की कोशिश करते हो कि वो चीज़ है क्या. फर्स्ट क्वेश्चन विल अराइज इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स है क्या. सेकेंड थिंग इज व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स. व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स. यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. देयर इज फिजिक्स, देयर इज केमिस्ट्री, बायो, जियोग्राफी, हिस्ट्री. सबका अपना अपना सब्जेक्ट मैटर होता है. हिस्ट्री में हम लोग किसी भी कंट्री के पास्ट की हिस्ट्री को एक्नॉलेज करते हैं. फिजिक्स में उसका सब्जेक्ट मैटर इज योर मैटर्स एंड एनर्जीज. केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट मैटर. तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इकोनॉमिक्स है क्या, What does this economics deal with? ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं अपना पोर्शन. तो फर्स्ट थिंग इज लाइक व्हाट इज इकोनॉमिक्स. है क्या ये इकोनॉमिक्स. सो इसका बेसिक आंसर इज इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स. द स्टडी, इंपॉर्टेंट थिंग, स्टडी ऑफ all the economic activities that takes place in an economy. इकोनॉमी में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं, क्या किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उस चीज़ को जो हम लोग आकलन करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं उन सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उसे कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स. ठीक है. नाउ एक चीज़ क्या आया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. इसकी स्टडी करना है क्या है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज. लेकिन स्टार्ट करने से पहले ये एक टर्म है इकोनॉमी. ठीक है. इकोनॉमी में सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं जिसकी स्टडी करने को बोलते हैं इकोनॉमिक्स. अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी. बेसिक डिफरेंस है जो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे. इकोनॉमी में ही सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं जिसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं अपना सब्जेक्ट. बट ये है क्या ये दोनों चीज. फर्स्ट थिंग इज योर इकोनॉमिक्स, सेकेंड थिंग इज योर इकोनॉमी. इकोनॉमिक्स अभी मैंने बोला व्हाट इट इज द स्टडी. ठीक है. स्टडी ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज टेकिंग place in an economy. जितने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं इस इकोनॉमी में, उसकी स्टडी को, उसके आकलन को हम लोग इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं. ये हुआ फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब ये जो चीज है इकोनॉमिक एक्टिविटीज है क्या. इकोनॉमी तो अभी बाद में समझ रहे हैं, बट economic activity, study of all the economic activities. What do you mean by economic activities? Economic activities में आती क्या क्या चीजें हैं. Economic activities में जितने सारे चीजें related to your money, your employment, जो भी सारे economic forces इस इकोनॉमी में है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बना रहे हैं हमारी डेली, डे टू डे डेली लाइफ में, इंडिविजुअल हुआ, सोसाइटी हुआ, इकोनॉमी हुआ. ठीक है. ये जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, कुछ ना कुछ तो करते ही हैं. रोज ही कुछ ना कुछ हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं इतने सारे. किस लिए ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं?
कंजम्पशन करने के लिए। जब कंजम्पशन है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्शन भी है, प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी कहीं ना कहीं है। तो यही सारे मिलकर जितने इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, यही सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बनाते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी प्रोसेस प्रोडक्शन प्रोसेस हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गया, आपका कंजम्पशन प्रोसेस हो गया, ठीक है, और भी बहुत कुछ, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब कुछ मिला के एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं, ठीक है। इतने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन, इतने सारे, मैन्युफैक्चरिंग, सेलर बायर्स, जितने भी हैं, जितने भी इंटरैक्ट हो रहे हैं ये सारे एक्टिविटीज, ये सब क्या बना रहा है और ये सब क्या हम लोग क्या क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए, ये इन सब की स्टडी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कोई भी प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी में, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, ये सारे एक्टिविटीज को दे स्टडी टू मेक द पॉलिसीज, फिजिकल पॉलिसीज आती, मॉनेटरी पॉलिसीज आती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, डिफ्लेशन को कम करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने के लिए, डेफिसिट को सही करने के लिए। इसीलिए हम लोग स्टडी करते इकोनॉमिक्स को, पैरामीटर्स को समझने के लिए, उन सब चीज़ों का इक्विलिब्रियम, बैलेंस में लाने के लिए हम लोग इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की भी स्टडी की पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकें। समझ में आया इकोनॉमिक्स का मतलब क्या, व्हाट आर वी स्टडीइंग इन इकोनॉमिक्स, इतना समझ में आया। नाउ दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एवरीथिंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स समझ में आया, समझ में आया। अब इकोनॉमी, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ पे हो रहा है, अ सिस्टम where all the economic activities takes place is called what? Economy, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जिस सिस्टम में हो रहा है, जिस बाउंड्री के अंदर हो रहा है, एक सिस्टम में हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी। एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो सारी चीजें, जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस विल बी नोन एज इकोनॉमी, अ सिस्टम। एंड द स्टडी ऑफ ऑल दिस, द स्टडी ऑफ होल सिस्टम इज नोन एज इकोनॉमिक्स। समझ में आया? ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया कि सबसे पहली चीज को इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के बीच। व्हाट इज इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स, चलिए ये भी पढ़ते हैं। व्हाई डू वी हैव टू स्टडी, इतना तो समझ में आ गया कि हम लोग इकोनॉमिक्स किस लिए पढ़ रहे हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझने के लिए, जानने के लिए, उसके लिए पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने के लिए, ये दोनों थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं। अब इस इकोनॉमिक में, इस इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जितने भी हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितने भी हो रही, कौन कर रहा है ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज वी द इंडिविजुअल से ही तो आ रहा है, ठीक है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, इसीलिए तो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हम लोग डिमांड नहीं करेंगे, हम लोग कंज्यूम नहीं करेंगे वो चीज़, तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करना पसंद करेगा? ये हमारे ही तो वजह से है ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? वी द इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहीं से मेन चीज स्टार्ट होती है। अब इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हम लोग भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंडिविजुअल। अब हमारे जो इंडिविजुअल में क्या एक दिक्कत है, इंडिविजुअल का सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? वी डिजायर। इंडिविजुअल हम हुए, आप हुए, वी व्हाट वी डू इज वी डिजायर। डिजायर मतलब हमारी ख्वाहिशें हैं, ठीक है। और
जो रिसोर्सेज हैं जो हम लोग को प्रोवाइड किया गया है, अर्थ ने हम लोगों को रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है, ठीक है, इस अर्थ में हम लोग को रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है। अब ये जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है वो लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है कि इतना प्रोवाइड किया है, इतना ही यूज़ करना है अपनी डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए। इससे ज़्यादा करोगे ख़त्म हो जाएगा। वन टाइम यू आर यूजिंग इट इज़ पेरिशिंग ऑफ, ख़त्म, आप दोबारा नहीं बना सकते हो यही रिसोर्सेज। कोयला हुआ जैसे रिसोर्सेज हो रहा है, कोल आप एक बार इस्तेमाल कर रहे हो, वो आप इट्स अ नॉन रिन्यूएबल, वो रिन्यू नहीं हो सकेगा। एक बार आपने यूज़ कर दिया वो ख़त्म हो गया, इट टर्न इनटू एशेस एंड इट्स फिनिश। पर जो डिज़ायर है, डिज़ायर इज अनलिमिटेड। अब ये जो इकोनॉमिक्स है, एक चीज़ हम लोग एक और चीज़ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक चीज़ ये है कि आप लोग को चूज़ करना है अपने इसी अनलिमिटेड डिज़ायर्स को अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करने के लिए। पहली चीज़ क्या हुई, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को समझने के लिए। अब इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को कैसे समझा जाता है? क्या बोला मैंने, डिज़ायर हमारे पास अनलिमिटेड है एंड इट्स रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग इन नेचर इन द सेंस, इट्स रिकरिंग इन नेचर इन द सेंस आपकी एक ख्वाहिश पूरी होती है, ऐसी तो बात नहीं कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड, नहीं, आपकी एक ख्वाहिश पूरी होगी, वो दूसरे ख्वाहिश को जन्म देगी, ठीक है। कभी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती है, बट हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। अभी इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से वी हैव टू चूज। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कैसे रिसोर्सेज और कैसी ख्वाहिशें, लाइक जैसे कि कोई इंसान है, उसके पास जो डिज़ायर्स हैं अनलिमिटेड है, हाउस लेना है, कार लेना है, ठीक है, नीड्स में जितने भी नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, फूड्स, राशन, एवरीथिंग। फिर वेकेशन पे भी जाना है, घूमने भी जाना है, बच्चों की फीस देनी है, लोन्स भी चुकाना है, बहुत लोग लोन भी लेते हैं, मोबाइल खरीदना है, देयर सो मेनी थिंग्स। शॉपिंग में कितनी सारी चीज़ें आती हैं, कितनी सारी कैटेगरीज की चीज़ें आती हैं। खर्चा होने पे इनकम जब आता है तो पता चलता है, पर खर्चा पता नहीं चलता कि कहाँ चला गया, ठीक है। ये सो मेनी चीज़ें, इतनी सारी डिज़ायर है। रिसोर्सेज में वी आर टेकिंग व्हाट, मान लीजिए बजट, यू ओनली हैव 30,000 रुपीज़ एज अ रिसोर्स विच इज़ लिमिटेड। आपके पास बजट सिर्फ इतना है, 30,000 है, और डिज़ायर्स अनलिमिटेड, और भी एक्स्ट्रा। तो ना अभी 30,000 में से आपको इतनी सारी फुलफिल करनी है, तो आप क्या करोगे? इट्स नाउ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चूज़ करना है आपको इतने सारे में से, और इस 30,000 को कहाँ खर्चा करोगे? तो व्हाट यू विल डू इज यू विल स्पेंड योर मनी इन दैट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट जो कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आप उस पर पहले खर्चा करोगे। अगर मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है तो मेडिसिन पे करोगे, खाना राशन इम्पॉर्टेंट है राशन पे करोगे, लोन के पैसे हर महीने जाना लोन पे करोगे। देन यू विल थिंक अबाउट वेकेशन, जहाँ पे जब पैसा बचेगा तब वो अलग खर्चा करने को सोचोगे, लेकिन सबसे पहले कहाँ पे खर्चा करोगे? जो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वहाँ पे आप खर्चा करोगे सबसे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद लेस इम्पॉर्टेंट थिंग फॉलोज अप, ठीक है। इम्पॉर्टेंट थिंग पहले, देन लेस इम्पॉर्टेंट थिंग बाद में। तो ठीक वैसे ही इतने सारे प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहे हैं इस दुनिया में, इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहे हैं, स्टील मैन्युफैक्चरिंग, कोल माइनिंग, मतलब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं, ठीक है। इन्हीं प्रोडक्शन प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए हम लोग के पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है, हम लोग को उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से वो प्रोडक्शन पहले करना है जो कि इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन है, जो कि इस इकोनॉमी के लिए इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, हमारे
कंज्यूमर्स के लिए इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, और रिसोर्सेज को ऐसे करना है कि उसका वेस्टेज ना हो, उसका फुल यूटिलाइजेशन हो जाए। जब आपके पास सामान कम है तो आप उसको बर्बाद नहीं करोगे, आप कोशिश करोगे कि पूरा यूटिलाइजेशन हो जाए। जब कम सामान होता है तो मुट्ठी बंद करके लोग चलते हैं कि सामान बर्बाद ना हो, पूरा इस्तेमाल कर लिया जाए। तो ठीक उसी तरीके से रिसोर्सेज भी है, कम है तो इसीलिए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा वही पहले प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें फॉलो अप होंगी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेट मी टेल यू इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए कि आपको सिर्फ एक लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी दे दी गई है कि इतना ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, इतना ही यूनिट आप इस्तेमाल कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। तो व्हाट यू विल डू इज़, इतने यूनिट में से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका क्या होगा कि लाइट्स और पंखा जला दें, बस घर को रोशन कर दे और पंखा जला दे। अगर उसके बाद भी यूनिट बचता है तो आप एसी चलाओगे या कूलर चलाओगे, उसके बाद भी यूनिट बचेगा तो आप इंडक्शन मतलब कुकिंग के लिए इस्तेमाल करोगे या गीज़र के लिए इस्तेमाल करोगे पानी गर्म करने के लिए, ठीक है। अगर यूनिट कम है तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले करोगे लाइट्स एंड फैंस चलाने का, उसके बाद फॉलो अप होगा जब बच जाएगा, वरना नहीं करो, ठीक है। समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल। रिसोर्सेज का एग्जाम्पल, सबसे पहली चीज़ स्टडी में आ गया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। दूसरी चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो स्कैरसिटी की प्रॉब्लम है, मतलब कमी है, इट्स वेरी लो। मैंने बोला ना जैसे इलेक्ट्रिसिटी है बहुत कम है आपके पास, लिमिटेड है, बहुत कम है आपके पास, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी आ जाती है ये। अब इसमें क्या होगा, जब ये एक तरीके से प्रॉब्लम है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि भाई ये प्रॉब्लम है, और यही पढ़ने के बाद, इसी को स्टडी करने के बाद कि ये सारी दिक्कतें हैं, इसका सोल्यूशन निकलेगा। इसलिए तो हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं कि पता तो चले दिक्कत क्या है इकोनॉमी में, ठीक है। पैसा कम है या रिसोर्सेज कम है या पैसा कम है, तो हम लोग स्टडी करके इसका इनोवेशन करके ऑल्टरनेटिव निकालेंगे, इसीलिए वी आर स्टडीइंग इकोनॉमिक्स। समझ में आया? क्लियर हो रहा है कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स है क्या। तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत स्कार्स हैं, बहुत लिमिटेड हैं। अब इसी लिमिटेड रिसोर्सेज में से हम लोग को क्या करना होगा, यूटिलाइज करना होगा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। क्योंकि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग रिसोर्सेज को बंद करके रख दें, इस्तेमाल ही ना करें, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगा, रुक जाएगा। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, पता है हमें लिमिटेड है, पर उसका यूटिलाइजेशन का प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि रिसोर्सेज को बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइजेशन में लाया जाए और प्रोडक्शन प्रोसेस बिना वेस्टेज के कंप्लीट किया जाए और कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, एज वेल एज इकोनॉमिक ग्रोथ हो। समझ में आया? तो लिमिटेड रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसमें अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ हम लोग प्रॉपर एलोकेट कर सकते हैं, प्रॉपर एलोकेशन of resources. Now what is this proper allocation of resources? allocate करने का मतलब है हम लोग अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर देंगे कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कम है, इसका इतना ही यूनिट इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, फर्स्ट थिंग विल बी एलोकेशन, मतलब प्रॉपर डिवीजन ऑफ रिसोर्सेस। अच्छी तरीके से अलग अलग प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट थिंग विल बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट। इंपॉर्टेंट थिंग विल बी मैन्युफैक्चर्ड फर्स्ट
उसके बाद जब रिसोर्सेज बचेगा तो वी विल फॉलो अप विद अदर थिंग्स ऑल्सो। ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी कम है, इतना यूनिट यूज़ करना। मान लीजिए कोयला, कोल्स है, ठीक है, कोल हम लोग किस लिए यूज़ करते थे, किस लिए यूज़ करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी खासकर प्रोड्यूस करने के लिए। अभी कोयला कम है, टू इज वी विल यूटिलाइज दैट प्रोडक्ट इन सच अ मैनर कि उसमें कोई भी वेस्टेज ना हो, कोयला बर्बाद ना हो, एक एक कोयला इस्तेमाल हो जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट, सेकेंड थिंग क्या है, फाइंड ऑल्टरनेट यूजेस, फाइंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव यूजेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ही ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोयला कम है, अगर हम देख रहे हैं कि कोल कम है, तो व्हाट वी विल डू इज कि हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जितने साल चल रहा है उतना तो चल रहा है, बट बिकॉज कोल कम है हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो इसको यहाँ पे नो वेस्टेज को क्या कहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूजेज करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो हमारा फ्यूचर जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे आते हैं फाइंड ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज ना। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि उसका ऑल्टरनेट ढूंढते हैं हम लोग। जैसे कोयला कम है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब देख रहे हैं कि अब कोयला खत्म हो जाएगा तो व्हाट विल डू इज विल स्टार्ट टू फाइंड ऑल्टरनेटिव फॉर इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग चले गए हाइड्रा के पास, हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वी आर प्रोड्यूसिंग। ठीक है, जहाँ देखा पानी नहीं हो पा रहा है या डैम्स नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, तो वहाँ पे हम लोग विंड एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। जहाँ देख रहे हैं विंड से नहीं हो सकेगा, वहाँ पे हम लोग सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल करने लगे हैं कि कोयला बच सके, कुछ तो बचेगा अगर वी आर गोइंग फॉर अ ऑल्टरनेट यूजेज। तो वही चीज़ है, वही चीज़ है ऑल्टरनेटिव मतलब वी आर फाइंडिंग डिफरेंट सोल्यूशन, shifting or finding different resources। ठीक है, जो कि रिन्यूएबल हो, कि हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे हम लोग नॉन रिन्यूएबल चीज इस्तेमाल कर रहे थे और ये देख रहे थे कि वेस्ट ना करें, एक एक चीज़ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लें, एक एक रिसोर्सेज का। यहाँ पे हम लोग ऑल्टरनेट के लिए जाते हैं कि अगर पेट्रोल ख़त्म हो रहा है तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि हम लोग लंबे समय तक इस्तेमाल कर सके, पेट्रोल को बचा सके अपने फ्यूचर के लिए। अब हम लोग भी इस्तेमाल कर सके, हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं एक डिफरेंट रिसोर्सेज। वी आर फाइंडिंग, वी आर इनोवेटिंग, वी आर रिसर्चिंग डिफरेंट रिसोर्सेज कि हमारा जो रिसोर्सेज ऑलरेडी है, जो पेरिशेबल है, जो नॉन रिन्यूएबल है, उसको बचा के रख सके, धीरे धीरे इस्तेमाल कर सके, फ्यूचर के लिए भी इस्तेमाल कर सके। सब हम लोग ही ख़त्म ना कर दें, हम लोग ही कंज्यूम ना कर दें। ठीक है, इतना समझ में आया कि सबसे पहली चीज़ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रिसोर्सेज स्कार्स हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर वेरी लो, वेरी लिमिटेड। अब इसी स्कार्स रिसोर्सेज को वी हैव टू प्रॉपरली एलोकेट इट कि there should be no wastage, we should use it sustainably, and second is to find alternative of those resources। समझ में आया ये चीज़? इतना पोर्शन क्लियर है? ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल मैं सिर्फ इतना ही रख रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसी का वी विल कंटिन्यू इंट्रोडक्शन टू योर इकोनॉमिक्स, वेयर आई विल टेल यू कि इकोनॉमिक्स के 4 वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। First is your wealth definition given by your father of economics, Adam Smith. नेक्स्ट वीडियो में मैं सब समझाऊंगी। वेल्थ डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन है, ग्रोथ डेफिनेशन है, स्कार्सिटी डेफिनेशन है। सो 4 बहुत इंपॉर्टेंट मेन डेफिनेशन है विच आई कवर दैट अप इन योर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी के लिए होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप आराम से अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। I'll just answer it there, okay?
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।